जुड़ रहे हैं एक ऐसे व्यक्तित्व जिनका नाम लेते ही संसद की बहस याद आती है। शानदार बहस करते हैं संसद में, और जब वो बहस करते थे संसद में तो प्रधानमंत्री मोदी से लेकर सभी सांसद सिर्फ कान लगा के सुनते थे और बीच बीच में अत्यंत आनंद भी लेते थे। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं हुक्मदेव नारायण यादव जी। नारायण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद। कैसे हैं आप? अच्छे हैं, अच्छे हैं। कोरोना के संकट काल में कैसा लग रहा है देश और दुनिया का हाल, आपकी नजर से हम जानना चाहेंगे। देखिए, जब से ये सृष्टि है तब से, और भारतवर्ष का जब से इतिहास है तब से अनेकों बार इस तरह के संकट आए हैं, परिस्थिति आई है और उसका निवारण भी करने का रास्ता निकला है। भारत की जो अपनी प्राचीन संस्कृति है, परंपरा है, उसकी मर्यादा है, उसके चिंतन है, उनका चरित्र है, उसके आधार पर वो हर संकट की घड़ी से निकलने में सक्षम है। उसी प्रकार आज जो ये कोरोना आया है, ये विषाणु है, और ये विषाणु है, ये मानव द्वारा ब्रह्मांड के अंदर फैलाया गया विषाणु है। ऐसी स्थिति में संपूर्ण मानव जाति को चिंतन करना है कि इस तरह के विषाणु फैलाने वाले जो भी व्यक्ति हों, वैज्ञानिक हों या देश हों, वह सभी इस मानवता के महान शत्रु हैं, और जो मानवता के महान शत्रु हैं उसके विरुद्ध संपूर्ण विश्व के लोगों को एकजुट होकर के संघर्ष करना चाहिए और उसके ऐसी व्यवस्था बनानी चाहिए कि इस तरह की परिस्थिति फिर विश्व में उत्पन्न न होने पावे। आज हिंदुस्तान में जो 6 लाख गांव है, वो 6 लाख गांव में से कहीं भी कोरोना का संकट नहीं है। वहां भी जब आया है तो वही जहां ये शहर से लोग भाग भाग के गए हैं, वही वो गांव तक इस बीमारी को पहुंचाए हैं। और ये बीमारी हिंदुस्तान के जो बड़े बड़े महानगर हैं, जहां संपत्ति है, सुविधा है, नेता है, राजनेता है, बड़े बड़े विद्वान हैं, सब हैं, वहीं उन महानगरों में ही टीवी पर मैं देख रहा था कि कुछ महानगरों को बता रहे थे जहां इस कोरोना के भयंकरता के कारण लोग त्रस्त हैं। तो बातें हुई, गांव के लोग क्यों बचे और जो महानगर हैं वो क्यों इस प्रकोप के शिकार हुए। इस संपूर्ण हिंदुस्तान के वैज्ञानिकों को विश्लेषण करना चाहिए, सोचना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। जी, जनता के लिए आप बहुत काम करते हैं और करते रहे हैं। जनता के लिए काम करने को लेके आपको पद्म भूषण का अवार्ड भी मिला, आपको संसद में जनता की चीजें उठाने के लिए और शानदार बहस करने के लिए बेस्ट पार्लियामेंटेरियन का अवार्ड भी मिला। तो क्या लगता है कि इस समय जो जनता के बीच से जो एक मजदूर हैं, प्रवासी मजदूर हैं, प्रवासी श्रमिक, ये जो जगह जगह से बड़ी संख्या में जा रहे हैं शहरों से गांव की ओर, उनको लेके उनकी तकलीफ भी दिखाई दे रही है सबको। सड़क पे वो बच्चों के साथ जा रहे हैं, भूखे प्यासे जा रहे हैं, इस पे किस तरीके से आप देखते हैं? सरकार के तरफ से जो कुछ भी व्यवस्थाएं हो रही हैं उसको मानना चाहिए और उस पर संतोष करना चाहिए, धीरज रखना चाहिए, साहस रखना चाहिए। उन गरीब भाइयों के लिए भी रास्ता निकल रहा है, निकलेगा, और इसी संकट की घड़ी में से नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक नवीन भारत का उदय होने वाला है, एक महान भारत का उदय होने वाला है। मैं उसकी संभावना को देख रहा हूं। अच्छा हुकुमदेव जी, जैसे कोरोना का संक्रमण रुक नहीं रहा है, 1 लाख से अधिक केसेस पूरे देश में हो गए हैं और मृतकों की संख्या भी ठीक ठाक हो गई है। क्या लगता है आपको, कोरोना के इस संक्रमण को रोकने के लिए क्या सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो पा रहा है ठीक से, या फिर कोई और कारण है? देखिए, प्रारंभ से जो भारत सरकार ने काम प्रारंभ किया उसमें कई ऐसे संगठन और कई ऐसे लोग या कई ऐसे जमात के लोग ऐसे निकले जो उन्होंने इसको समझा कि नरेंद्र मोदी की व्यक्तिगत लड़ाई है
उन्होंने इसको समझा कि ये कोरोना जितना फैलेगा, जितने लोग देश में कोरोना से संक्रमित होंगे या मरेंगे, उतने ही नरेंद्र मोदी की निंदा होगी, नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता का ह्रास होगा। उनको देश से मतलब नहीं था, उनको था नरेंद्र मोदी को कैसे समाप्त किया जाए। जी जी। अब नरेंद्र मोदी को तो अभी 10 वर्ष नहीं हुआ, और सारे लोग टीवी पर आते तो कहते कि इसका इलाज क्यों नहीं किया, इसका इलाज क्यों नहीं किया, इसका इलाज क्यों नहीं किया। ये इतने हजारों वर्षों के जो रोग हैं, सैकड़ों वर्षों से आजाद भारत का ही 70 वर्ष के अंदर जितनी बीमारियां पैदा कर दी गई है, वो सारी बीमारी का इलाज नरेंद्र मोदी चुटकी बजा के कर दे। कोई रामबाण दवा है क्या कि छू मंतर कर दे, उड़ा दे। इसको सुधारने के लिए समय लगेगा। तो नरेंद्र मोदी उस दिशा में, जिसको डॉक्टर लोहिया कहते थे दिशा, दृष्टि और संकल्प, पहले तुम्हारी दृष्टि हो, तब दिशा निर्धारित हो, तब तुम्हारा संकल्प बने और उस ओर तुम कदम बढ़ो। तो नरेंद्र मोदी ने संपूर्ण राष्ट्र की दृष्टि, पहले दृष्टि बनाई, अब दिशा निर्धारित किए, अब एक संकल्प दिए। क्या संकल्प दिए? आत्मनिर्भरता। आत्मनिर्भरता ये नरेंद्र मोदी ने कहा है। जी। आत्मनिर्भरता तो गांधी ने कहा। गांधी का जो स्वावलंबन, स्वदेशी, ये आत्मनिर्भरता ही से तो आएंगे ना। जी जी। गांधी का ये दर्शन है आत्मनिर्भरता। नरेंद्र मोदी ने कहा जीवन के हर क्षेत्र में हमको आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। जी जी। अपने में आत्मनिर्भर हो, जिला स्वयं आत्मनिर्भर हो, राज्य आत्मनिर्भर हो, केंद्र आत्मनिर्भर हो, अर्थात हिंदुस्तान का हर नागरिक आत्मनिर्भर हो। और हर नागरिक सोचे कि वो आत्मनिर्भर कैसे हो सकते हैं। आत्मनिर्भर तभी हो सकते हैं जब स्वावलंबन हो। स्वावलंबन आएगा जब स्वदेशी आएगा, जब संयम आएगा, तभी तो आत्मनिर्भरता आएगी। जी। अच्छा हुकुमदेव जी, जैसे कि आपने बताया, जितना भी भाई आपने जो बातें की उसको सुन के ऐसा लग रहा है कि कोरोना एक क्रांति करने जा रहा है देश में। हाँ, इसका नाम भी इनाम ही है ना। अगर इसको पढ़िए तो कोरोना, और दूसरे रूप से अगर संस्कृत के व्याकरण के अनुसार पढ़िए तो इसी में से निकलेगा करुणा। तो ये करुणा जो है, इसका रूपांतरण जब हम करुणा में कर देंगे तो उसका संबंध आत्मा से जुड़ेगा। जी जी। और तब इसी करुणा से, इसी करुणा से हमारी आत्मा को पूर्ण प्रकाशित होने का अवसर मिलेगा। ये कोरोना वायरस के रूप में डॉक्टर काम कर रहे हैं, पुलिस वाले काम कर रहे हैं। पिछले दिनों आपकी तरफ से भी समाचार आया था कि आपने अपनी भतीजी की आरती उतार के उसे सफदरजंग अस्पताल भेजा था। क्या कुछ कोरोना वॉरियर को लेके आपकी तरफ से बताइए। हाँ है ना, वो अभी तो 14 दिन से थे सफदरजंग में कोरोना वार्ड में। अब 14 दिन से होटल में है, क्वारंटाइन में। अब वहीं से फोन पर बात करते हैं। अच्छा। उसका छोटा भाई MBBS किए हुआ था, संजोग से उसको भी दिल्ली सरकार के किसी हॉस्पिटल में अपॉइंटमेंट हो गया, वो भी चला गया काम करने। वहां वो भी क्या काम करने, तो उसको भी कहे। थोड़ा सा ममता के कारण तो हुआ कि अभी 2-1 महीना रुक जाता, लेकिन फिर मैंने कहा कि कोई बात नहीं, हिम्मत करो। जी 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 जी। और ऐसे परिवार के हैं, जी जी, परिवार के हैं बच्चे बेटी, वो उस परिवार के आंख के तारे हैं। बिल्कुल ठीक है। और उनके साथ अगर त्रिपाठी जी अस्पताल में कोई भी मरीज अगर उदंडता पूर्ण व्यवहार करता है तो क्या वो क्षमा के योग्य है? नहीं, बिल्कुल ठीक। क्षमा के योग्य है? नहीं। कारण स्थिति में भी किसी के साथ, खास करके किसी महिला के साथ कोई भी गलत व्यवहार करे, वैसे ही वो प्राण दंड का भागी है। अभी महाभारत लोग देख रहे थे, एक द्रौपदी के अपमान के कारण कृष्ण ने इस पृथ्वी पर के सभी राजवंशियों का नाश करवा दिया। हुआ था या नहीं हुआ था? जी जी। और उस तरह से अगर इन अस्पताल में वो लड़कियां नर्स काम करती है, टीवी पर आके बोलती है कैसे करते हैं, किस तरह से। मेरी साले की बेटी जो सफदरजंग में एक दिन कह रही थी कि ऐसे ऐसे हैं जो सीट पर से उठ जाते हैं
और ये सब डॉक्टर को नर्स को कहते हैं कि हमारे लिए ये लाओ, हमारे लिए वो लाओ, नहीं लाओगे तो हम तुम लोगों से लिपट जाएंगे। अरे बाप। बताइए बताइए। वो क्या इंसान है? अच्छा हुकुमदेव जी, जैसे कि थोड़ी सी बात राजनीति की जाए, तमाम ऐसे नेता भी मैंने देखे हैं जो कभी कुर्सी से हटना ही नहीं चाहते, कभी जो है राजनीति से अलग ही नहीं होना चाहते हैं, लेकिन आपने बहुत ही स्वेच्छा से चीजों को करते हुए और सक्रिय राजनीति से अपने आप को बहुत ही एक सही समय से अलग किया। ऐसा कैसे विचार आया आपके मन में? देखिए, सबसे पहले हमारे गुरु डॉक्टर लोहिया थे, वो भी कहा करते थे समाजवादियों को कि जैसे सरकारी सेवा के लिए कुछ उम्र निर्धारित है, उसी तरह राजनीति के लिए भी कोई उम्र समय सीमा निर्धारित होनी चाहिए। उम्र वो कहते थे जी। मेरे ऊपर तो वो संस्कार बना रहा। बिल्कुल ठीक है। संजोग से आकर के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जी के तरफ से निर्देश आया। मैं जब ये 2009 से पार्लियामेंट में आया था, 14 के बीच में जब विरोध में था, उस समय संघ परिवार के तरफ से एक निर्देश आया, आग्रह कि भाई 75 से अधिक उम्र वाले जो लोग हैं वो लोग सक्रिय राजनीति से अलग हो जाए। तो ये बात आ गई, कोई नियम नहीं लागू हुआ, बिल्कुल ठीक है, सर्कुलर नहीं जारी हुआ, कोई आदेश नहीं जारी हुआ। एक उन्होंने ऐसा आग्रह किया, आग्रह किया कि इस पर चिंतन करो। सरकार के तरफ से भी नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री बने तो इस दिशा में भारतीय जनता पार्टी ने और सरकार के तरफ से भी चिंतन शुरू हुआ। ये बात आप भी जानते हैं कि सार्वजनिक रूप से प्रकाश में आ गया कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर ऐसा है कि सरकार में या कहीं 75 वर्ष से अधिक उम्र के लोग न रहे सक्रिय राजनीति में। जी जी। आदेश हो या न हो, पार्टी की जब मंशा हो गई, नियत की बात है, जब पार्टी की नियत हो गई और देश का बागडोर नरेंद्र मोदी के हाथ में आया, तो मान लीजिए कप्तान है सेना में, सेना का सेनापति जो अगर कह दे कि भाई बॉर्डर पर फलने ऐसे ऐसे सिपाही न जाएं, तो कोई सिपाही कहेगा कि हमारे पास वो बहुत अनुभव है, हम जबरदस्ती ले आके लड़ेंगे। जी जी। अनुशासन स्वतः मानने की चीज है, अनुशासन क्या है। मैं पहला था जो जिस दिन मुझको उत्कृष्ट सांसद का सम्मान मिला, उस दिन मैंने सार्वजनिक तौर पर कहा कि साहब अब इसके बाद मैं चुनाव लड़ूंगा नहीं, और अंतिम क्षण में मुझसे चलते चलते जो आप लोगों ने ये इतना बड़ा सम्मान दिया, इसके लिए मैं अनुग्रहित हूँ। सार्वजनिक किया इसलिए अन्य लोगों पर भी इस बात का प्रभाव पड़े, वो चिंतन करे कि भाई पार्टी की इच्छा है तो अपने को स्वनियंत्रित करो। जी जी। को स्वनियंत्रित कर लिया, मैं उससे अलग हो गया। पार्टी के ये है जिसको स्वेच्छा से। अच्छा हुकुमदेव जी, जैसा कि आप बहुत मशहूर हैं, लोकप्रिय हैं संसद में अपनी बहस को लेकर, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि संसद में की कुछ यादें हो तो आप जरूर शेयर करें, हमसे साझा करें, जो कोई ऐसी बहस जो आज तक आपको याद हो। देखिए, मैं जब संसद में जब मुझको बोलने के लिए कहा जाता था, मैं बहुत बोला, काफी बोला। जी जी। एक बार मैं 1990 वाला जो काल था, बीपी सिंह प्रधानमंत्री थे, मंडल कमीशन लागू हुआ था, उस मंडल कमीशन के समर्थन में संसद में प्रस्ताव आया, तो बीपी सिंह ने आदेश किया मुझे कि भाई आप ये सरकार का प्रस्ताव को के समर्थन में आप ही पहला वक्ता होना है आपको। मैं बोला, मैं उस समय आडवाणी जी उस संसद में थे, उस समय मैं तो जनता दल में था, वो संसद में थे। मैं उस पिछड़ा वर्ग का जो मंडल कमीशन लागू हुआ, उस मंडल कमीशन पर मैं लगभग 45 मिनट 1 घंटा तक बोला था समग्रता में कि भाई आरक्षण का मतलब क्या है, विशेषाधिकार बना विशेष अवसर का मतलब क्या है,
मैं पूर्ण रूपेण से जब उसके आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, प्रशासनिक सारी व्याख्या को मैंने किया, किया, तो मुझे इस बात का गर्व है कि आडवाणी जी अपने सीट से उठ के आए, मुझे पीठ थपथपाई, उन्होंने संसद में बोलते हुए कहा कि मैं आरक्षण को नहीं समझता था, लेकिन नारायण यादव जी के बोलने पर मैं आरक्षण को समझ लिया। अगर आरक्षण का यही मतलब है तो मुझे आरक्षण से कोई विरोध नहीं है। बिल्कुल ठीक है। उन्होंने मेरा जीवन, मेरा देश जो अपनी जीवनी लिखी है, उसमें उन्होंने एक पैराग्राफ मेरे इस भाषण का उल्लेख करते हुए उन्होंने लिखा है। अरे वाह। अब बताइए कि इससे ज्यादा स्मरणीय जीवन में क्या रहा? नहीं, बिल्कुल ठीक। आडवाणी जी कोई साधारण नहीं है। समय भारतीय जनता पार्टी के नेता थे। मैं जब था, उन्होंने मेरी पीठ थपथपाई, ये बड़ी बात। और जिसका परिणाम हुआ कि बाद में चल के मैं आडवाणी जी के ही नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के मंच से डॉक्टर के दर्शन की गीत गाने लगा। लेकिन सौभाग्य है त्रिपाठी जी कि मैं भाजपा के मंच पर गया और उस मंच पर से डॉक्टर लोहिया के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक दर्शन के गीत को सुनाता था। कभी अटल जी, आडवाणी जी या भाजपा के किसी नेता ने मुझे रोका नहीं। बिल्कुल ठीक है, रोका नहीं। हाँ, उन्होंने मुझे अवसर दिया और उसी संसद में जो मेरा भाषण सबसे लोकप्रिय हुआ, तो मुझे बताया, अर्जुन मेघवाल जी हमारे सचेतक थे। मेघवाल जी ने कहा कि ऐसे ऐसे पार्टी के संसदीय कार्य समिति की बैठक हो रही थी संसदीय दल की, उसमें प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आपके पार्टी में तो लंबी लंबी बात करने वाले लोग हैं, अंग्रेजी में, हिंदी में लच्छेदार बोलते हैं, लेकिन तो गरीब किसान की बात बोलने वाले तो कोई है नहीं। बस अकेले देव नारायण हैं जो जब बोलते हैं तो गांव गरीब किसान की बात बोलते हैं, बाकी तो कोई बोल नहीं पाते। और जब तक आप उस गांव गरीब किसान की बात को बोलोगे नहीं, तब तक आपकी पार्टी मजबूत बनेगी कैसे? तो उसी समय वो बजट के सामान्य बजट पर चर्चा का क्रम था। तो मेघवाल जी ने कहा कि पार्टी का आदेश है कि सामान्य बजट का शुरुआत आप करिए। अच्छा। हाँ, बड़े बड़े बोलने वाले हैं, अंग्रेजी हिंदी बोलने वाले हैं लच्छेदार, मुझ गांव वाले कहाँ आप फंसा रहे हैं? तो उन्होंने कहा प्रधानमंत्री जी का ऐसी इच्छा है, जब प्रधानमंत्री जी की इच्छा है तो इच्छा का पालन करेंगे, उनके आदेश पालन करेंगे। मुझे बोलने का समय मिला, शुक्रवार के दिन वो विषय आया, सब खाली था। मैं अंदर से सोच रहा था, मैं काली माई मेरी कुल देवी है, तो मैं अंदर से प्रार्थना कर रहा था कि हे काली माई, संपूर्ण तो लोकसभा सुना है, इस समय मैं बोलूंगा, कौन कहाँ सुनने वाला तो है नहीं। टेक्निकल बात आ गई, उसके कारण संसद स्थगित हो गई, या हो गया कि सोमवार को इस पर बहस। अच्छा। तो संयोग से 12 बजे के बाद कब हुआ, प्रधानमंत्री जी भी थे, सारा सदन भरा हुआ था, और स्वयं प्रधानमंत्री जी भी थे। मुझे बोलने का अवसर मिला, मैं खड़ा हुआ, बोलना शुरू किया। मैं अपनी काली माई को प्रार्थना किया, हाथ जोड़ लिया, हृदय से उनका स्मरण किया। हाँ, मैं खड़ा करके बोलना शुरू किया। मैं नहीं समझ पा रहा था, ऐसा मुझको एहसास नहीं हुआ कि मैं लोकसभा में बोल रहा हूँ। अच्छा। हाँ, मुझे ऐसा लगा कि मैं खड़ा हूँ और संपूर्ण विश्व को मैं सुना रहा हूँ। क्या बात। अंदर से ऐसा लग रहा था कि मैं संपूर्ण विश्व को सुना रहा हूँ। जी जी जी। अंतरात्मा से निसंकोच भाव से बोलते चला गया, सरस्वती की कृपा से। मोदी सुनते सुनते हंस भी पड़े। आज ऐसा प्रसंग आया मार्मिक कि प्रधानमंत्री के आंख से आंसू भी आ गए, जो उन्होंने छिप करके अपने आंसू भी पोंछे। जी जी जी। ये तो मेरे वो भाषण थे, मेरे हृदय की, वो मेरा भाषण नहीं था, मेरी अंतर आत्मा की पुकार थी। जी जी जी। अंतरात्मा की पुकार। और मैं किसको सुना रहा था?
तो मेरी अंतरात्मा की पुकार में सुना रहा था कि मैं इतने दिन से राजनीति में हूं, सन 60 में ग्राम पंचायत का प्रधान बना, तब से मैं अपनी बात सुनाते आया हूं। विधानसभा में सुनाया, लोकसभा में सुनाया, राज्यसभा में सुनाया, कोई सुना नहीं। हो सकता है कि नरेंद्र मोदी मेरी बात को सुन ले, देश के लिए कुछ रास्ता निकल जाए। तो इसीलिए मैं उसको उसी अनुराग से, अपनी अंतर आत्मा से मैं सुना रहा था गांव गरीब किसान की बात। जी जी, नहीं, मैं गांव गरीब किसान की आत्मा की वेदना को सुना रहा था। और संजोग से है कि वो वेदना वैसी ही प्रभावित हो गई जैसे वाल्मीकि जी की प्रथम कविता क्रोच पक्षी के वध के कारण जो करुणा से फूटी और रामायण बन गया। उसी तरह मेरे भाषण को संपूर्ण विश्व में वो लोगों ने सुना और लोगों ने मेरी प्रशंसा की, मुझे फोन किया दुनिया भर से। तो ये संयोग है, सब ईश्वर की कृपा है। और ईश्वर ने मुझे जिस निमित्त से भेजा था, मैं समझा कि मेरा जीवन सफल हो गया। जिस निमित्त से मैं आया था लोकसभा के मार्फत, मैं उस काम को पूर्ण किया, अपने गुरु के ऋण से ऋण हो गया। प्रधानमंत्री ने सुन लिया, लेकिन मैं प्रशंसा करूंगा प्रधानमंत्री का कि उन्होंने केवल सुना नहीं, उन्होंने उनके दिल पर, उनके आत्मा पर मेरे भाषण का गहरा असर भी हुआ। उन्होंने उसी दिशा में सोचा था, लेकिन उस दिशा में और उनको मेरे बात से प्रेरणा और मिली हो, ईश्वर जाने। लेकिन काम करना शुरू किया। ग्रामीण भारत, किसान, मजदूर, निर्बल, निर्धन, इनके तरफ जो जाने लगे, जो ये आप कहें ना पद्म भूषण। अच्छा हुकुमदेव जी, जैसे आपने बताया कि आप लगातार पत्र लिखते रहते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी को और उनको सुझाव देते रहते हैं अपने स्तर पे, और इस दौरान आपने कोई जो सबसे अंतिम पत्र लिखा हो, वो सुझाव क्या था आपका? वो इतना ख्याल नहीं है, लेकिन मैंने पत्र लिखा था। हाँ। जो वर्तमान स्थिति है, जी, इस वर्तमान स्थिति का कारण, क्योंकि मैं एक ट्रेनिंग लिया था 15 दिन का, जिसमें रॉ के जो बड़े बड़े रिटायर अफसर थे, वो लोग उस ट्रेनिंग को लिए थे हरिद्वार के जंगल में। मुझे शौक था इस सब का, तो उसमें उन्होंने जो बताया था, आधुनिक निर्णय तंत्र के आधार पर किया जाए, तो आधुनिक निर्णय तंत्र के आधार पर समस्याओं का स्वरूप, उसकी दिशा और उसकी गति, ये 3 का विश्लेषण करना, और तद अनुसार फिर उसको नियंत्रित करने और निर्मूल करने का उपाय करना। जी। तो ये मुझे कुछ ट्रेनिंग मिले, प्रशिक्षण लिया था, तो थोड़ा बहुत ज्ञान उसका है। तो के आधार पर जैसे ही कोरोना संकट आया, ऐसे समय में मैंने उसको इसी तंत्र के आधुनिक निर्णय तंत्र के आधार पर मैंने सोचा कि समस्या का कारण, फिर मैंने सोचा कि समस्या की दिशा, फिर इसकी गति और इसके निवारण। तो मेरे दिमाग में जो मेरे अपनी अकल से जो बातें आई, बुद्धि से विश्लेषण, वो मैं लिखा उसमें कि ऐसा 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 हो सकता है। अच्छा। के अंदर भी ऐसी ऐसी स्थिति पैदा की जा सकती है। आज मैं लिखा तो उनके पास में ही भेज दिया, प्रेस दिया। मोदी जी को पत्र लिखा, लेकिन मोदी जी को जो पत्र लिखा मैं जितना, वो आज तक एक पत्र भी मैंने सार्वजनिक नहीं किया, क्योंकि यही है शिष्टाचार। जी। ठीक है हुकुमदेव जी, आपने जो है वो बहुत शानदार बातें बताई और अपने अनुभव साझा किए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पंजाब केसरी का भी समाज के अंदर योगदान है। आखिर इनके 2 पीढ़ी के लोग भी तो राष्ट्र के नाम पर ही बलिदान हुए थे ना। जी। और जो राष्ट्र के नाम पर जिस समाचार पत्र के संस्थापक और संचालक, 2 पीढ़ी के लोग इस राष्ट्र की एकता और अखंडता के नाम पर जिनका बलिदान हुआ,
वो कोई साधारण बात है? आपका पंजाब केसरी और उससे संबंधित जो लोग भी हैं, उन लोगों को भी अपने पूर्वजों की कृति को याद रखना चाहिए, स्मरण रखना चाहिए, और उसी दिशा में, उसी दृष्टि के साथ उनको अपनी लेखनी भी चलाना चाहिए और उसी दिशा दृष्टि को साथ लेके आगे बढ़ना चाहिए। मेरी शुभकामना है, और आपके इसके मार्फत जितने श्रोता हैं उन सबको मैं नमस्कार करता हूं। पंजाब केसरी और उससे जुड़े हुए सभी लोगों को हृदय से धन्यवाद देता हूं, अभिनंदन करता हूं। और त्रिपाठी जी, आपने मुझे कुछ कहने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आभार प्रकट करता हूं।